इसे हम बोलते हैं क्या बच्चों, केमिकल काइनेटिक्स। इसे शुरू करने जा रहे हैं, रासायनिक बल गतिकी केमिकल काइनेटिक्स। तो हम शुरू करने जा रहे हैं रासायनिक बल गतिकी केमिकल काइनेटिक्स। अब इस चैप्टर में क्या करना होता है बेटा, है ना, ठीक है। ऊष्मा गतिकी अगर आप पढ़ चुके हो बेटा तो उसमें है ना साम्य अवस्था से डील करा जाता है बेटा, ठीक है। और यहाँ पर अब आप साम्य अवस्था की बात नहीं करते बेटा, यहाँ पर हम दर की बात करते हैं। आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पता होगा बेटा, आप दो तरह के उत्पाद की बात करते हो, एक काइनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट, एक थर्मोडायनेमिकली। थर्मोडायनेमिक्स साम्य से डील करता है और काइनेटिक्स रेट से, जल्दी किसका निर्माण होगा, ठीक है। तो काइनेटिकली कंट्रोल प्रोडक्ट का मतलब ही होता है जो जल्दी बने, और थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल का मतलब जो स्थायी हो बेटा, सर्वाधिक स्थायी हो, ठीक है। चलिए, तो हम इस चैप्टर में क्या करने वाले बेटा, लिख लो, भौतिक रसायन की वह शाखा जो रासायनिक अभिक्रियाओं की दर से तथा दर को प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन करवाती है, ठीक है। फिर से मैं बोल रहा हूँ बेटा, भौतिक रसायन की वह शाखा जो रासायनिक अभिक्रियाओं की दर तथा रासायनिक अभिक्रियाओं की दर तथा, है ना, दर को प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन कराती है, दर को प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन करवाती है, ठीक है ना, रासायनिक बल गतिकी कहलाती है। पुनः रिपीट कर रहा हूँ बेटा, भौतिक रसायन की वह शाखा जो, है ना, भौतिक रसायन की वह शाखा जो रासायनिक अभिक्रियाओं की दर तथा दर को प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन कराती है, भौतिक रसायन कहलाती है, ठीक है। और साथ ही साथ बेटा, मतलब हमें दो पार्ट क्या करना है बेटा, एक तो दर को समझना है, दर को प्रभावित करने वाले कारकों को समझना है, और साथ ही साथ बेटा आगे लिखना बेटा कि यह अभिक्रियाओं के मैकेनिज्म, रिएक्शन क्रियाविधि, है ना, यह अभिक्रिया के मैकेनिज्म का भी अध्ययन करवाती है ना, यह अभिक्रिया की क्रियाविधि का भी अध्ययन करवाती है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो भी आप मैकेनिज्म लिखते हो बच्चों, वो सब के सब आपको समझ में तो यहाँ से आते हैं, कहाँ से, रासायनिक बल गतिकी से। तो हमें इनडायरेक्टली चैप्टर कितने पार्ट में करना है बेटा, 3। दर क्या है, दर को प्रभावित करने वाले कारक क्या है, अभिक्रिया की क्रियाविधि क्या है, और बड़ा ही सिंपल टॉपिक है बेटा, नहीं होगा तो मैं आपके लिए बना ही दूंगा, बस आपको मेरे साथ तसल्ली के साथ जुड़े रहना है, एक एक चीज़ को ढंग से समझना है। तो आइए हम पहली चीज़ को चालू करते हैं बेटा, रेट ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया की दर, रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन। आगे से मैं रिएक्शन को हमेशा बच्चों आरएक्शन लिखता हूँ, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो रेट ऑफ रिएक्शन अगर शॉर्टकट में लिखूं तो ROR, ये इसका शॉर्टकट है ना, रेट का O का O और R का R, और हम सिंबॉलिक रूप में इसे हमेशा बेटा ना R से निरूपित करते हैं, है ना। तो पूरे चैप्टर में दर के लिए आप हमेशा R लिखोगे, ठीक है जी। अब किसी भी चीज़ की दर का तात्पर्य क्या है बच्चों, है ना, तो दर का तात्पर्य क्या है बेटा, किसी भी चीज़ में परिवर्तन, दर का मीनिंग ही क्या होता है ना, दर का मीनिंग होता है किसी भी चीज़ में परिवर्तन समय के साथ। अब जैसे अभी मैं पढ़ा रहा हूँ बेटा, अगर आप नोट्स बना रहे हो या ऑफलाइन में बच्चों के, मैं खूब मज़े लेता हूँ कि अब मेरी दर वो कैसे नापते हैं बेटा, मैंने कितना समझाया, कितना अच्छा एक्सप्लेन करा, कितने सवाल कराए, उससे मतलब नहीं बेटा, है ना। वो पेज गिनते हैं आपकी, अच्छा आज तो 4 पेज भरा दी, आज तो 5 पेज भरा दी, ज़्यादा भरा दो तो भी गाली पड़ती, और आज तो गिरवानी से पगला गए थे, लिखाए जा रहे थे। कम भरा दो बेटा तो भी गाली पड़ती, और आज तो कुछ हुआ ही नहीं यार, बस 2 पेज भरा के, है ना, पता नहीं क्या समझाया जा रहा था। तो मैं आपको एक जनरल चीज़ बता रहा हूँ बेटा ना, हम मान लीजिए यहाँ से कहीं पॉइंट A से पॉइंट B की तरफ जा रहे हैं, आप मान लो कोटा से दिल्ली जा रहे हो, कहीं पर भी, तो तब आपके लिए दर का मतलब क्या बेटा, दूरी में परिवर्तन समय के साथ। हम कार से जा रहे हों, अगर हमारे हाथ में, तो हम स्पीड, है ना, बढ़ाते ही जाते हैं ना, 80, 90, 100, 125 ऐसे कि भैया जल्दी पहुँच जाए, ठीक है। ट्रेन वेन में जा रहे हैं तो फिर तो ड्राइवर के हाथ में होगी। तो बस मैं ये समझाना चाह रहा हूँ बेटा कि दर का मतलब है किसी भी मात्रा में समय के साथ परिवर्तन। अब रासायनिक अभिक्रियाओं में क्या होता है बेटा, अगर कोई रासायनिक अभिक्रिया चल रही है तो उसमें परिवर्तन किस में होता है बेटा, है ना, अभिकारक और उत्पाद के द्रव्यमान में, है ना। द्रव्यमान मतलब उनका मास। चूंकि हम द्रव्यमान से डील नहीं करते, हम किससे डील करते हैं बेटा, मोल से, मतलब उनके मोल, अभिकारक के मोल लगातार कम होते हैं, उत्पाद के मोल लगातार बढ़ते हैं, ठीक है ना। और चूंकि रासायनिक अभिक्रिया है बेटा किसी निश्चित पात्र के आयतन में हो रही होगी, ठीक है, तो अगर हम मोलों को आयतन से भाग दे दे तो सांद्रता आ जाएगी। या अगर मेरा पदार्थ गैस हो और मैं PV = nRT लगा दूं,
तो उससे मेरा दाब आ जाएगा। मतलब रासायनिक अभिक्रियाओं में हम या तो सांद्रता में परिवर्तन बोलेंगे या दाब में परिवर्तन बोलेंगे, किसके साथ बेटा, समय के साथ, ठीक है ना। तो रेट ऑफ रिएक्शन का आप परिभाषा, अभिक्रिया की दर की परिभाषा आप लिख लेना बेटा कि, है ना, किसी भी अभिक्रिया की दर, है ना, किसी भी अभिक्रिया की दर, ठीक है ना, को रेट ऑफ रिएक्शन इज डिफाइंड एज क्या, डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम पर यूनिट मोल, है ना। अब मैं हिंदी में बोल दे रहा हूँ बेटा, है ना, अभिकारकों की सांद्रता में कमी या, है ना, अब प्रॉपर लिखते हैं ना, मैं इंग्लिश में तो याद रहती है बेटा, हिंदी में बनाना पड़ता ना, तो हम चलो लिखते हैं, सही लिखो आप, प्रति, है ना, प्रति इकाई मोल तथा प्रति इकाई समय, प्रति इकाई मोल तथा प्रति इकाई समय में अभिकारकों की सांद्रता में कमी या उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि, है ना, या उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि को अभिक्रिया की दर कहते हैं। फिर से रिपीट करो बेटा, प्रति इकाई मोल प्रति इकाई समय में अभिकारकों की सांद्रता में कमी या उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि अभिक्रिया की दर कहलाती है, ठीक है। अब आप बोलोगे सर ये तो बिल्कुल समझ में ही नहीं आया, बिल्कुल अभी समझाते हैं बेटा। तो रेट ऑफ रिएक्शन जो आर होती है बेटा, उसके लिए आपका जनरल व्यंजक है प्लस माइनस म्यू आई डी स्क्वायर ब्रैकेट आई बाई डी टी। एक ही सूत्र से बेटा मैं आपका ज़्यादा समय खोटी नहीं करूँगा, बस इससे हम सब तरह की दर को समझ लेंगे, ठीक है। अब इसमें क्या है बेटा, ठीक है, इसमें क्या क्या है, प्लस जो है बच्चों वो प्रोडक्ट के लिए, ठीक है, उत्पाद के लिए, क्योंकि उत्पादों की सांद्रता क्या होती है बच्चा, बढ़ती। माइनस जो है बेटा वो अभिकारकों के लिए, दैट इज रिएक्टेंट, है ना। म्यू आई जो है वो है जो भी अभिकारक या उत्पाद आप ले रहे हो उसका रस समीकरण मिति गुणांक, स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, है ना। इस डी, यहाँ पे डी लगाना भूल गया बेटा, डी स्क्वायर ब्रैकेट आई मतलब उस पदार्थ की सांद्रता में परिवर्तन, है ना, चेंज इन कंसंट्रेशन। और अगर मैं dt की बात करता हूँ बेटा तो वो है चेंज इन टाइम। अगर आप dt की बात करते हो बच्चों तो वो है चेंज इन टाइम। ये है आपकी जनरल, इसके अलावा आपको कोई भी सूत्र याद रखने की जरूरत नहीं है। इस सिंपल से सूत्र से आप हर अभिक्रिया की दर का व्यंजक बड़ी आसानी से लिख सकते हो बेटा, कहानी खत्म, ठीक है। ठीक है जी, आइए तो अब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल बता दूं बेटा। मान लीजिए सिंपल सी रिएक्शन ए गैस बी हो। सबसे पहले मैं बिल्कुल सिंपल ले रहा हूँ, एक अभिकारक एक उत्पाद, मोल भी एक एक। तो अगर मैं इस अभिक्रिया की दर आर की बात करूं बेटा तो आप इसे लिखोगे माइनस ऑफ डी ए बाई डी टी और इसी को आप लिखोगे प्लस ऑफ डी बी बाई डी टी, ठीक है जी, ये कहानी खत्म। अब यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर अगली चीज बेटा, अगली चीज क्या है बेटा, चूंकि कोएफिशिएंट भी एक है, ठीक है ना, तो म्यू आई की जगह 1 हो गया और इसमें बेटा पहला ए था इसलिए माइनस लग गया, उधर प्लस लग गया। हाँ, अब बेटा एक चीज और आएगी, आर, ये आर है, आर मतलब किसकी दर बेटा, अभिक्रिया। अब एक होता है बेटा आर ए और एक होता है आर बी, ये चीज़ों को समझना आपके लिए खूब आवश्यक है। और इसी में मेरा जो ऑब्जर्वेशन है बच्चा इसी में गड़बड़ कर देता है, तो उसमें आप बिल्कुल ना गड़बड़ करें बेटा, इस चीज़ को ढंग से समझ लो, एक बार में ही समझना है हमें, ठीक है। आर ए और आर बी, है ना, जितने भी अभिकारक होंगे बेटा, आर ए का मतलब है बेटा ए की दर, ए की दर, रेट ऑफ ए, और आर बी का मतलब है बच्चों बी की दर, ठीक है ना। आर ए को ही मैं ए के विलुप्त होने की दर ये भी बोल सकता हूं, ए के विलुप्त होने की दर, रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ ए, है ना, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए, ठीक है, कुछ भी बोल सकते हो, रेट ऑफ कंजम्पशन। आपको ये भी शब्द लिखा हुआ मिल सकता है बेटा, अंग्रेजी में भी लिखा हुआ दे सकता है, कंजम्पशन या डिसअपीयरेंस। डिसअपीयरेंस का मतलब क्या बेटा, विलुप्त होना, गायब होना। कंजम्पशन मतलब खत्म होना, ए के खत्म होने की दर, ए के विलुप्त होने की दर, ए की दर, सबका मीनिंग सेम है। और इसी तरह से इसे आप बोल दो बेटा क्या, बी के क्या बेटा, उत्पन्न होने की दर, बी के उत्पन्न होने की दर। तो आप इसे रेट ऑफ फॉर्मेशन भी बोलते हो, है ना, आप इसे रेट ऑफ फॉर्मेशन भी बोलते हो और आप इसे रेट ऑफ क्या बोलते हो,
अपीयरेंस भी बोलते हो, है ना। आप इसे रेट ऑफ फॉर्मेशन भी बोलते हो और आप इसे रेट ऑफ अपीयरेंस भी बुलाते हो, ठीक है जी। तो ये चीजें बेटा बस कंफ्यूजिंग यहीं पर है। मान लीजिए अभी मैं दो अभिकारक, अगला ही क्वेश्चन में दो अभिकारक और दो उत्पाद का लूंगा, तो फिर हर एक अभिकारक अभिक्रिया की दर अलग है बेटा, अभिकारकों और उत्पादों की दर अलग अलग होती है। और ए की दर को ही हम बच्चों माइनस ऑफ डी ए बाय डी टी भी बोलते हैं, है ना। ए की दर को ही हम माइनस ऑफ डी ए बाय डी टी ही बोलते हैं, और चूंकि बी उत्पाद है इसलिए बी की दर को हम प्लस डी बी बाई डी टी भी बोलते हैं। तो ये जो थोड़े से एक्सप्रेशन है बच्चों, इनमें कभी कभी जो मेरा ऑब्जर्वेशन है कि बच्चा गड़बड़ कर देता है बच्चों, परंतु इन गड़बड़ से बेटा आपको नहीं करना है, क्योंकि आपको एक बार में समझ लेना है, ठीक है जी। तो राइट नाउ बेटा मैं बोल सकता हूँ बेटा कि अगर स्टैचोमेट्रिक कोएफिशिएंट एक है सभी का, तो आर ए आर बी सब के सब आपस में क्या हो जाएंगे बेटा, बराबर, ठीक है ना। आर ए आर बी सब के सब क्या हो जाएंगे, बराबर। तो इस आपसे ये है ना, अगर हम जैसे बात करें बेटा, चूंकि ये बोर्ड का भी टॉपिक होता है, 11 में तो बोर्ड नहीं होती है, तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन बोर्ड में तो आते हैं बेटा ना, हम हर चीज़ ही पढ़ाते हैं बेटा। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, देखो टॉपिक तो सेम ही है, तो हमसे पूछ लेता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ माइनस डी ए बाई डी टी। माइनस डी ए बाई डी टी का अर्थ क्या है, तो माइनस डी ए बाई डी टी अगर रस समीकरण मिति गुणांक ए का 1 है तो ये अभिक्रिया की भी दर है बेटा, ये के विलुप्त होने की भी दर है। परंतु अगर मैं आपसे अगला ही क्वेश्चन बेटा, है ना, अगला ही क्वेश्चन में चेंज करता हूँ, आई होप नोट कर लिया होगा आपने। अगर मैंने 2a gives 3b इस तरह का दे दिया है, तो अब अगर मैं आपसे पहले अभिक्रिया की दर का व्यंजक पूछूं r का, ठीक है, तो r का व्यंजक आप क्या लिखोगे बेटा, 1/2 माइनस ऑफ डी ए बाई डी टी, ठीक है जी, और इक्वल्स टू क्या बच्चों, 1/3 प्लस ऑफ डी बी बाई डी टी। ये है मतलब, ठीक है, क्लियर जी। मतलब आई कैन से कि r जो है बेटा वो 1/2 ऑफ किसके हो गया, आर ए, इट इज 1/3 ऑफ किसके, आर बी, ठीक है। अब मैं इसका प्रूफ बता देता हूँ। अगर आप ऊष्मा रसायन मेरा अध्याय देख चुके हो बेटा, है ना, अब आप आगे देख रहे हो, पीछे देख रहे हो, नहीं भी देखो अभी आपने, तो मान लीजिए अब हम लिखते हैं बेटा 2a gives 3b, और मैं आपसे बोलूं कि इसका जो डेल्टा एच है वो सपोज करो x किलो जूल प्रति मोल है। मैं थोड़ा सा लिंक करवा दूं आपको, तो मैंने वहां पर भी बोला था और आपने नहीं भी देखा बेटा, तो कोई बात नहीं, यहाँ पर भी हम बात करेंगे। तो ये प्रति मोल किसका है बेटा, ये 1 मोल किसका है, तो मैंने आपसे तब भी बोला था बेटा ये 1 मोल किसका होता है, हमेशा रिएक्शन का होता है ना। ये 1 मोल किसका होता है बेटा, रिएक्शन का होता है। 1 मोल किसका होता है बच्चों, रिएक्शन का, अभिक्रिया का। तो अभिक्रिया के 1 मोल का तात्पर्य क्या होता है बेटा, जिस रूप में मुझे अभिक्रिया दी गई हो, ठीक है ना, तो जिस रूप में संतुलित अभिक्रिया जो दी गई हो, तो अभिक्रिया के 1 मोल से मीनिंग क्या है, जब A के 2 मोल पूर्ण रूप से खत्म होकर B के कितने मोल बना दे बेटा, 3 मोल, तब हम अभिक्रिया का 1 मोल बोलेंगे। तो अगर A के 2 मोल खत्म हुए हैं बेटा, तो अभिक्रिया का तो 1 मोल हुआ है, तो A के 2 मोल मतलब आर ए की वैल्यू 2 है, तो 2 को मैंने 2 से डिवाइड करा, अभिक्रिया का हो गया 1 मोल, ठीक है जी। उतने ही समय में क्या हुआ बच्चों, B के 3 मोल बन गए, उतने ही समय में B के कितने मोल बन गए बेटा, 3, तो 3 मोल बने हैं, तो आरबी की वैल्यू 3 है, बट अभिक्रिया का तो 1 ही मोल है, इसलिए मुझे उसे 3 से भाग भी देना पड़ा। तो इन चीज़ों को आपको ढंग से समझना अति आवश्यक है बेटा, ठीक है ना। आर ए की दर अभी भी माइनस डी ए बाई डी टी है। तो अब अगर हमारा क्वेश्चन ये आ जाए बेटा, और इनफैक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आते भी हैं कि इस अभिक्रिया में माइनस डी ए बाई डी टी का क्या मीनिंग है, तो माइनस डी ए बाई डी टी का मीनिंग है बच्चों ए के विलुप्त होने की दर। और अगर बोल रहा है कि हाफ ऑफ माइनस डी ए बाई डी टी का क्या मीनिंग है, तो उसे बोलेंगे हम अभिक्रिया की दर। तो ये प्लीज अंतर अपने दिमाग में फिक्स कर लीजिएगा बेटा। अगर कोफिशिएंट का यूज करवा दिया है तो वो दर हो जाएगी किसकी, अभिक्रिया की, और नहीं करवाया है तो वो उस पदार्थ की दर होगी। और इससे बेटा अगर मैं चाहूँ तो ऐसे भी बता सकता हूँ आपको, देखो जो हमें आगे सवालों में ज़रूरत भी पड़ेगी, है ना। t इक्वल टू 0 पर ए नॉट और 0, मान लो इसके ए नॉट मोल है, उसके 0 है, बस एक बार मैं पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूँ। t इक्वल टू टी पर बच्चों ये हो गया ए नॉट माइनस कितना 2x, और ये हो गया कितना बेटा 3x, ठीक है। तो अगर मैं आपसे माइनस ऑफ डेल्टा ए
बाय डेल्टा टी का व्यंजक पूछूं, है ना सर, डी और डेल्टा में क्या अंतर है बेटा? डी स्मॉल परिवर्तन मतलब कम परिवर्तन के लिए प्रयोग करते हैं बेटा, जबकि डेल्टा अधिक परिवर्तन के लिए यूज करते हैं ना, दोनों में और कोई अंतर नहीं है। तो इसका तात्पर्य क्या होगा बेटा? नीचे है ना, नीचे समय का अंतर T2 माइनस T1 और ऊपर क्या बेटा? A की सांद्रता टाइम T2 पर A की सांद्रता टाइम T1 पर। अब हम अगर इस समीकरण से देखें, हमारे लिए T2 का मान है बेटा T, T1 का मान है 0, है ना। A की सांद्रता समय T2 पर मतलब T पर A0 माइनस कितना है 2x, ठीक है जी। सॉरी मैंने माइनस चिन्ह तो लगाया ही नहीं बेटा, माइनस भी तो लगाया, तो माइनस A की सांद्रता समय T2 पर A0 माइनस 2x और माइनस क्या बेटा T1 पर A0, नीचे T माइनस 0। अब आप देख सकते हो बेटा ये A0 A0 क्या हो गया कैंसर, माइनस माइनस क्या हो गया बेटा प्लस, तो इट इज 2x बाई टी, ठीक है। और अगर मैं आपसे प्लस ऑफ डेल्टा बी बाय डेल्टा टी का व्यंजक पूछूं, तो ये व्यंजक भी आपको बेटा चैप्टर में कई जगह लिखे हुए मिल सकते हैं, इवन आप एनसीईआरटी पढ़ोगे उसमें भी, तो इससे घबराना मत, एक बार मैं पूरा आइडिया दे दे रहा हूँ। आगे से हम बेटा बस ऐसे शॉर्टकट में ये लिखेंगे, एक बार पूर्ण आइडिया मिल जाए। तो इट इज क्या बेटा, बी की सांद्रता समय T2 पर माइनस बी की सांद्रता समय T1 पर, नीचे T2 माइनस T1, है ना। अब बाय डिफॉल्ट बार बार प्लस लगाने की जरूरत नहीं है बेटा, आपको पता ही बेटा अगर 2 लिखा हुआ है तो ऑब्वियसली मैथमेटिक्स की ही बात करूं मैं तो वो +2 ही होता है, ठीक है। परंतु है ना एक बार हम समझने के लिए लिख रहे हैं। तो ये हो गया बच्चों क्या, बी की सांद्रता T2 समय पर कितना बच्चों 3x माइनस 0 और नीचे T माइनस 0, तो इट इज 3x बाई टी। आई मेरी बात समझ में, ठीक है। अब अगर मैं आपसे बोलूं बेटा अभिक्रिया की दर, रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या है बेटा x बाई टी है। रेट ऑफ रिएक्शन क्या है बच्चों x बाई टी, क्यों? क्योंकि आपने माना है बेटा अभिक्रिया के x मोल पूर्ण हुए तभी तो A के 2x खत्म होंगे, तभी तो आपने 2x लिखा है। अभी मैंने क्या बोला था बेटा, ये प्रति मोल किसका है, रिएक्शन का, और प्रति मोल अगर रिएक्शन का है मतलब अगर अभिक्रिया का 1 मोल तो A के 2 मोल खत्म होंगे, B के 3 मोल बनेंगे, ठीक है। अब मैंने बोला अभिक्रिया के x मोल पूर्ण हुए तो अभिक्रिया की दर तो x बाई टी हुआ ना, तो अगर अभिक्रिया के x मोल कम पूर्ण हुए तो A के 2x मोल खत्म हुए, वही आपने माइनस करा है, और B के 3x मोल बने हैं, वही आपने प्लस में लिखा है। तो अभिक्रिया की दर है बच्चों x बाई टी, और इसीलिए हम x बाई टी को ऊपर वाले से क्या लिख सकते हैं बेटा, हाफ ऑफ माइनस डेल्टा ए बाई डेल्टा टी और 1/3 ऑफ प्लस डेल्टा बी बाई डेल्टा टी। तो ये अब उम्मीद करता हूँ बेटा कि ना नॉर्मली कोई भी समझाता नहीं कि आखिर कोफिशिएंट क्यों आते हैं, तो आई होप ये कोफिशिएंट का रोल अब आपको समझ में आ गया होगा और अब आपकी इस तरह की चीज़ों में आगे से कोई भी गड़बड़ ना हो। क्लियर हो गया सभी को, ठीक है। तो अब बेटा अगर हम बस खत्म कहानी, अब मैं बस व्यंजक बोल रहा हूँ, एक दो जल्दी जल्दी से लिख लें हम लोग, आई होप कहानी पूरी क्लियर। मान लीजिए आपसे कह रहा है बेटा, अब ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में खूब बार पूछे गए क्वेश्चन है बेटा, N2 + 3H2 gives 2NH3, एक दो के व्यंजक लिखो जल्दी जल्दी, है ना। मान लो H2O2 gives H2O + O2 हाफ O2। हाँ, अब इस चैप्टर में भी ये ध्यान रखना अति आवश्यक है बेटा कि आपको अभिक्रियाएं संतुलित ही लिखना है ना, ठीक है, मतलब गिवन ही होगी, ठीक है, गिवन ही होगी, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। और एक में जनरल लिख दे रहा हूँ बेटा, Ma + Nb gives PC + QD, और फिर हम इसके ऊपर कुछ सवाल देख लेते हैं, ठीक है। तो प्लीज़ अभिक्रिया की दर, ठीक है ना, और पदार्थ की दर में अंतर समझना बेटा, ठीक है। पदार्थ की दर के लिए उसके रस समीकरण नीति गुणांक की आवश्यकता नहीं होती है, जबकि अभिक्रिया की दर के लिए होती है। तो अब अगर मैं फर्स्ट क्वेश्चन में बोलूँ बेटा R इट इज माइनस ऑफ D N2/dt = 1/3 ऑफ माइनस dH2/dt और = 1/2 ऑफ प्लस dNH3/dt, ठीक है जी बच्चों। सेकेंड रिएक्शन के लिए R = माइनस ऑफ D H2O2/dt, ठीक है ना, = प्लस dH2O/dt एंड है ना प्लस 1/1/2 dO2/dt।
हाँ, हमसे अगर ये पूछ ले व्हाट इज द मीनिंग ऑफ माइनस डी एच टू बाई डी टी, माइनस डी एच टू बाई डी टी का मीनिंग क्या है, तो माइनस डी एच टू बाई डी टी का मीनिंग है बच्चों क्या है ना, हाइड्रोजन की दर या हाइड्रोजन के विलुप्त होने की दर। और 1/3 ऑफ माइनस डी एच टू बाई डी टी का मीनिंग क्या है, तो वो अभिक्रिया की दर। तो प्लीज मैं आखिरी बार बोल रहा हूँ बेटा, क्योंकि अब बस मैं एक्सप्रेशन के बाद आपको सवाल कराने जा रहा हूँ। और फाइनली लास्ट के लिए क्या लिखोगे बेटा, है ना, अब मैं शॉर्टकट में लिख दे रहा हूँ 1/m ऑफ आर ए, 1/n ऑफ क्या आर बी, 1/p ऑफ क्या बच्चों आर सी, और 1/q ऑफ क्या आर डी। ठीक है, तो पहले सबसे महत्वपूर्ण चीज बेटा ये एक्सप्रेशन ही है, इनको समझना और एक एक टर्म को समझना है। और नीचे नोट बना के लिख भी लेना बेटा कि अभिक्रिया की दर केवल तभी परिभाषित होगी जब हमें, है ना, अभिक्रिया की दर केवल तभी परिभाषित होगी जब हमें संतुलित रासायनिक समीकरण दिया होगा। अभिक्रिया की दर केवल तभी परिभाषित होगी जब हमें संतुलित रासायनिक समीकरण दिया होगा, जब हमें संतुलित रासायनिक समीकरण दिया होगा। ठीक है ना, मतलब अभिक्रिया की दर के लिए आपको रस समीकरण मिति गुणांक की आवश्यकता होती है, परंतु किसी पदार्थ की दर के लिए हमें रस समीकरण मिति गुणांक की आवश्यकता नहीं। आइए अब मैं छोटे छोटे से आपको पहले क्वेश्चन के रूप में भी बताता हूँ, है ना। पहला क्वेश्चन बच्चों बिल्कुल सिंपल सा ही करते हैं, 2-3 करेंगे छोटे छोटे क्वेश्चन, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करने। मैं आपसे बोल रहा हूँ बेटा निम्नलिखित अभिक्रिया में ए की प्रारंभिक सांद्रता, है ना, 2 मोलर है, जो 10 सेकेंड के बाद 1 मोलर हो गई, है ना। ए की प्रारंभिक सांद्रता 10 मोलर है, जो 10 सेकेंड का 1 मोलर हो गई। मैं आपसे बोल रहा हूँ बेटा अभिक्रिया की दर, है ना, ए के विलुप्त होने की दर तथा बी के उत्पन्न होने की दर ज्ञात करो। ठीक है, ठीक, कुछ नहीं करना बेटा, चूंकि रस समीकरण मिति गुणांक 1 है, इसलिए इस पर्टिकुलर केस में आर ए आर बी। ठीक है, अब मैं निवेदन करूंगा बेटा, ये टर्म सब समझ लेना। आर ए मतलब क्या बच्चों, ए की दर, उसी को आप ए के विलुप्त होने की दर वगैरह जो भी बोलना चाहो बोल सकते हो। आर बी मतलब बी की दर या बी के उत्पन्न होने की दर। रस समीकरण मिति गुणांक 1 है, सब आपस में बराबर होंगे। और कैसे बराबर होंगे बेटा, क्या करेंगे, ठीक है। अब तो आप बस एक चीज याद रखो बेटा, क्या, माइनस साइन अपने आप हट जाएगा। अगर अभिकारक है तो प्रारंभिक माइनस अंतिम कर लो, चूंकि परिवर्तन बच्चों, है ना, परिवर्तन हमेशा अंतिम माइनस प्रारंभिक होता है, परंतु अभिकारक के लिए माइनस है, तो हम अभिकारक के लिए प्रारंभिक माइनस अंतिम कर देंगे। इसमें भी कभी भूल जाए तो और सिंपल ट्रिक बता दे रहा हूँ बेटा, आप हमेशा बड़े में से छोटे को घटाओ, चिंता मत करो, है ना। 2 है और 1 है बेटा, ठीक है ना, 2 और 1 है तो हम 2 में से 1 को घटाएंगे। जैसे उत्पाद होता मान लो, है ना। चलो अगला क्वेश्चन उत्पाद के लिए करवाता हूँ मैं। 2 - 1 और ये हो गया बेटा कितना, 10 - 0। प्रारंभिक का मतलब t = 0 पर, तो हम सीधे बोलेंगे बेटा 1/10। क्या इकाई होगी बेटा, मोलर प्रति सेकेंड, क्योंकि हमें नीचे बेटा, है ना, मैं साइड में क्वेश्चन करा रहा हूँ और यहीं पे लिख भी दे रहा हूँ। अब यूनिट ऑफ क्या बच्चों, रेट, दर की इकाई। हमारे दर की इकाई भी महत्वपूर्ण है, ये छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं बेटा। पहली चीज, है ना, अगर आप सांद्रता में बात कर रहे हो तब दर की इकाई होगी बेटा मोलर प्रति टाइम, ठीक है ना, जिसे आप मोल प्रति लीटर प्रति टाइम भी लिख सकते हो। और अगर आप गैसीय अभिक्रिया है तो आप दाब के टर्म्स में भी बात कर सकते हो बेटा, ठीक है। तो दर जो है बेटा वो सांद्रता में परिवर्तन समय के सापेक्ष या दाब में परिवर्तन समय के सापेक्ष दोनों काम कर सकते हैं। अगर सांद्रता में परिवर्तन होगा तो मोल प्रति टाइम, मोल पर लीटर पर टाइम, और अगर दाब में परिवर्तन होगा तो एटीएम पर टाइम, तो दोनों ही इकाइयां हैं, तो यहाँ पे जस्टिफाई भी हो गया, ठीक है जी। अब देखो बेटा एक क्वेश्चन में और कराता हूँ। मान लो 2a गिव्स क्या बच्चों, 3b। अब मैं आपसे बोल रहा हूँ बेटा, है ना, क्या बोल रहा हूँ बेटा, अब मैं इसमें उत्पाद के सापेक्ष दे रहा हूँ आपको कि t = 10 सेकेंड पर, B की सांद्रता 1.2 मोलर है तथा t = 15 सेकेंड पर उसकी सांद्रता 15 सेकेंड पर उसकी सांद्रता मान लीजिए, है ना, ये 1.2 है। और t = 15 सेकेंड पर मैंने आपसे बोला है उसकी सांद्रता जो हो गई बच्चों वो, चलो 1.5 ही ले लेते हैं, मोलर हो गई। अब मैं बोल रहा हूँ बच्चों, ए के दर
बी की दर, अभिक्रिया की दर बताओ, ठीक है। तो कुछ भी डाटा दे सकता है। अब चूंकि इस केस में बेटा राशिमगण मिति अलग अलग है, पहले हम किसकी दर निकाल लेंगे बेटा, बी की। बी की दर कैसे निकालोगे, मैंने क्या बोला बेटा, आप एक ही रूल याद रखो, बड़े में से किसको माइनस करना है, छोटा, बस झंझट ही खत्म। हम कभी भी और कुछ नहीं करेंगे, हम हमेशा बड़े में से किसको माइनस कर देंगे बेटा, छोटे को। क्या आ रही मेरी बात सभी को समझ में, ठीक है। तो 1.5 माइनस 1.2 ये सांद्रता में परिवर्तन, और कितने समय में हुआ है बेटा, ये 15 माइनस 10 मतलब 0.3/5, ठीक है, 3/50, ठीक है। डेसिमल हटा दूं या 3 हटा दूं, क्यों हटाऊं, क्यों बेटा, भागी दे दो ना। तो 0.3/5 मतलब मैंने इसे 30/5 लिखा, मतलब 6 × 10⁻², जिसे आप 0.06 भी लिख सकते हो मोलर प्रति सेकेंड। तो ऐसे छोटे छोटे डाटा भी आएंगे। ये आर भी हो गया बेटा। अब मैंने आपसे बोला है कि मुझे तो आर ए भी बताओ, आर भी बताओ, तो कुछ नहीं बेटा, आर किसके बराबर होगा बेटा, इस अभिक्रिया का व्यंजक लिख लो, 1/2 ऑफ आर ए इक्वल्स टू 1/3 ऑफ क्या बच्चों, आर बी। सही है जी। तो अगर आर बी मुझे पता है इतना है, तो मैं बोलूँगा आर की वैल्यू कितनी हो गई, 0.06/3 मतलब 0.02, ठीक है ना, खत्म। और अगर मैं आर ए की बात करूं तो इसी व्यंजक से मैं क्या लिख सकता हूं बेटा, आर ए विल बी इक्वल टू किसके बराबर, 2 टाइम्स ऑफ आर, और 2 टाइम्स ऑफ आर है तो 2 × 0.02 मतलब 0.04। तो इस तरह के आपके छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे बच्चों, जो आपको ध्यान रखना अति 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 क्या है बेटा, आवश्यक है, ठीक है, अति 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 आवश्यक है। और अगर आपने इन्हें ध्यान नहीं रखा तो आपके क्वेश्चन क्या हो जाएंगे बेटा, गड़बड़ हो जाएंगे, ठीक है। चलिए एक और अच्छा क्वेश्चन लिखते हैं बेटा, जो वापस कॉम्पिटिटिव एग्जाम का है। तो कितने तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं वो मैं आइडिया दे दूं। पहले टाइप के सिंपल सिंपल क्वेश्चन यही होंगे बेटा। पहले टाइप के क्वेश्चन तो बेटा ये संबंधी महत्वपूर्ण, कि आपसे डायरेक्ट ये रिलेशन पूछेगा, टर्म्स का मीनिंग पूछेगा, क्योंकि उसे पता है कि अभी तक कई महान आत्माएं हैं जो इनमें भी गड़बड़ करती हैं, और मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा अब इसमें कोई गड़बड़ नहीं होना चाहिए, ठीक है। फिर इकाई पूछ सकता है ये क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन देखो और कैसे रोटेट करेगा ना, लिखो बेटा, यदि हेबर प्रोसेस में अमोनिया के बनने की दर, यदि हेबर प्रोसेस से अमोनिया की बनने की दर, यदि हेबर प्रोसेस से अमोनिया के बनने की दर 1.7 किलोग्राम प्रति घंटा है, यदि हेबर प्रोसेस से अमोनिया के बनने की दर 1.7 किलोग्राम प्रति घंटा है, तो है ना, तो आपसे बोल रहा है बेटा हाइड्रोजन के विलुप्त होने की दर ग्राम प्रति मिनट में ज्ञात करें। तो हाइड्रोजन के विलुप्त होने की दर ग्राम प्रति मिनट में ज्ञात करें, ठीक है ना। वंस अगेन आई एम रिपीटिंग क्वेश्चन बेटा, ये भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम का पुराना क्वेश्चन है। यदि हेबर प्रोसेस से अमोनिया के बनने की दर 1.7 किलोग्राम प्रति घंटा है, तो हाइड्रोजन के विलुप्त होने की दर ग्राम प्रति मिनट में ज्ञात करें, ठीक है। अब क्या करना है सर, अभिक्रिया नहीं दी गई है ना सर, अब क्या करें, ध्यान देना बेटा, अभिक्रिया की जरूरत तब होती है, मैंने अभी बोला था, इसलिए छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं, नहीं पकड़ोगे तो आप ही के क्वेश्चन गलत हो जाएंगे, ठीक है। क्या कि हमें 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 अभिक्रिया की जरूरत तब पड़ती है बेटा जब आपको अभिक्रिया की दर पूछता, किसी पदार्थ के दर की बात हो रही है तो उसमें मुझे अभिक्रिया की जरूरत है ही नहीं, मतलब अभिक्रिया की जरूरत मतलब देने की बेटा जरूरत तो है, बट मैं मेरी मर्जी में किसी भी रूप में लिखूं, देखो ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर जो बात हुई है बेटा प्रश्न में वो अमोनिया और हाइड्रोजन की बात हुई है, अभिक्रिया की दर की नहीं। तो आपकी मर्जी है बेटा, आप अभिक्रिया को N2 + 3H2 गिव्स 2NH3 ये लिखो। अगर आप ये लिखते तो आप क्या संबंध लिखते हैं बेटा, R बराबर RN2 1/3 ऑफ RH2 1/2 ऑफ RNH3। सही है बच्चे। तो हमें अमोनिया के बारे में जानकारी दी है बच्चों, हाइड्रोजन के बारे में पूछा है, तो यहाँ से मैं RH2 को क्या लिख सकता हूँ बच्चों, 3/2 ऑफ RNH3। क्या मेरी बात सभी को समझ में आ रही है, ठीक है ना। अब किसी बच्चे के दिमाग में चले कि सर मैं तो ये नहीं लूँगा, मैं तो है ना 1 मोल बनाऊंगा अमोनिया, ये भी तो हो सकता है सर, क्या ये गलत है। या कोई बच्चा और लड़े बेटा कि नहीं सर मैं तो 2 मोल के सापेक्ष लिखूंगा, तो देख लो आप, तो अगर आपने ये अभिक्रिया लिखी है
तो अब आप आर का व्यंजक क्या लिखोगे? आर का व्यंजक लिखोगे बेटा 1/1/2 मतलब 2 टाइम्स ऑफ आर इन 2। सही है जी। 1/3/2 मतलब 2/3 ऑफ RH2। ठीक है जी। 1/1 मतलब 1 ही रहा RnH2। यस और नो? क्या आगे मेरी बात सभी को समझ में बच्चों? है ना, आगे मेरी बात सभी को समझ में? तो अगर मैं यहां से वापस आपसे RH2 है ना, RH2 और RNH3 का संबंध पूछूं तो वापस देख लो 3/2 ऑफ RNH3 ही आया। तो ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट बेटा जिनमें आप गड़बड़ करते हो मैं समझाना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने देखा है बच्चे इन क्वेश्चन में गड़बड़ कर देते। अगर हमें किसी पदार्थ की दर की बात हो रही है बच्चों तब हमें अभिक्रिया की जरूरत नहीं है, जैसी आपकी मर्जी हो वैसे लिखो। हाँ ये जरूरी है कि संतुलित लिखना है। मालूम पड़े आप बोलो कि सर मैं तो संतुलित भी नहीं लिखूंगा, तो वो नहीं चलेगा बेटा, है ना। आप बोलो सर मैं तो संतुलित भी नहीं लिखूंगा, मैं तो बस N2+H2 भी NH3 लिखूंगा, वो गलत है बेटा। ठीक है, संतुलित लिखना है। रस समीकरण मिति गुणांक की जरूरत हमें नहीं है ना। रस समीकरण मिति गुणांक की जरूरत आखिरी बार बोल रहा हूँ बस बेटा मैं, जब आपसे ठीक है ना अभिक्रिया की दर पूछेगा। ठीक, तो अब बस खत्म है क्वेश्चन बेटा। तो हमसे RH2 बराबर बच्चा क्या करता है 3/2। ठीक है, अमोनिया की दर 1.7 किलोग्राम प्रति घंटा है। हमसे हाइड्रोजन के लिए क्या पूछा है बच्चों? ग्राम प्रति मिनट। तो किलोग्राम को बच्चा ग्राम में बदलेगा इंटू 1000 करके, और नीचे बेटा 1 आवर इक्वल टू 60 मिनट 60 से भाग दे देगा और बोलेगा ये उत्तर है सर, है ना। ये 0 से 0 गया, ठीक है ना। ये 3 से हुआ 2, 100/4 मतलब 25, और 25 इंटू 1.7 करोगे बेटा तो 42.5 ग्राम प्रति मिनट। ठीक है, ये एक ऑप्शन आपको दिया भी होगा, और जैसे ही आपने ये करा ये गलत हो जाएगा। जैसे आपने ये करा गलत हो जाएगा ना। अब बच्चा हंसना चालू कर देता है, सर आप ही ने अभी सिखाया था और आप ही ने गलत करवा दिया। मैंने जो सिखाया था बेटा अगर आप वो फॉलो करोगे तो कभी आपका कोई भी सवाल गलत हो ही नहीं सकता है ना। अगर मैंने जो सिखाया है आप वास्तव में उसे फॉलो करने चालू करोगे तो आपका कोई भी सवाल कभी भी गलत नहीं हो सकता। आपने उसे फॉलो ही नहीं करा है ना। क्या नहीं फॉलो करा सर? हमने तो जो आपने बोला था वही करा। आप देख लो नहीं करा बेटा। ये जो आप 3 और 2 लिखते हो बेटा, जो रस समीकरण मिति गुणांक होते हैं, ये मोल के रेशो होते हैं कि मास का रेशो होता है ना। ये मोल है कि मास है बच्चों? ये मोल है। हम इस अभिक्रिया को पढ़ते ही क्या है, 1 मोल नाइट्रोजन 3 मोल हाइड्रोजन के साथ क्रिया करके 2 मोल अमोनिया के बना रहा है। हम इस अभिक्रिया को प्रोनाउंस ये करते हैं 1 मोल नाइट्रोजन 3 मोल हाइड्रोजन के साथ क्रिया करके 2 मोल अमोनिया के बना रहा है। तो ये मोल का रेशो है बेटा, मास का नहीं। यहाँ पर मैंने मास दिया था, ठीक है सर हमने मास को ग्राम में तो बदल दिया, वो तो बदल दिया बेटा। आप जो 2 चीज़ों की तुलना कर रहे हो वो मोल से होगी ना कि मास से। 3 और 2 उनके मोलर कोफिशिएंट थे। तो सही टेक्निक बेटा, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो एक ही बार आया है, बट हम बार बार टेस्ट में डालते हैं और बार बार बच्चा गड़बड़ करता है। तो इतनी चीज़ ध्यान रखो बेटा कि अब मैं सही अप्रोच बता दूं क्या करना है। सही अप्रोच है बेटा, पहले आपको NH3 की जो रेट है उसी को 1.7 इंटू 1000 ये ग्राम में तो बदल दिया। पहले आपको है ना 1.7 इंटू 1000, और उसका मैं शॉर्टकट भी बता रहा हूँ, पहले लंबी अप्रोच बता दो। अब इसको बेटा यहीं पे 17 से भी डिवाइड करो, ताकि ग्राम दिए गए भार को अगर मैंने अणु भार से भाग दे दिया तो मोल आ जाएंगे। तो ये मोल हो गए, और नीचे आपका टाइम जो 1 आवर था उसको 60 से भी डिवाइड कर दो। तो अब आप देख लो बच्चों, 1 0 से 1 0, ये 1 0 और गया, 10/6 मतलब 5/3। अब ये हो गया किसमें? मोल प्रति मिनट में। हमें जो तुलना करनी है बच्चों उसके लिए मोल का होना अति 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 आवश्यक है। इसीलिए R ऑफ H2 जो अब होगा, ये जो आपने 3/2 लिखा है, ठीक है ना, ये मोल था। तो अब आप यहाँ पे लिखोगे 5/3, 3 3 कैंसल मतलब 5/2 मोल प्रति मिनट, 5/2 मोल प्रति मिनट। ठीक है जी। ये भी वापस अभी सही उत्तर नहीं है बेटा, क्योंकि ये मोल प्रति मिनट में हमसे क्या पूछा है बेटा, ग्राम प्रति मिनट। तो हमें अब इसको वापस इंटू 2 भी करना पड़ेगा, मतलब
5 ग्राम पर मिनट, ये है उत्तर। तो अब सर क्या बार बार मुझे ये करना पड़ेगा? नहीं, है ना। क्या मुझे बार बार ये करना पड़ेगा? बिल्कुल नहीं, मैंने ये नहीं बोला बेटा। मैं एक बार आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि ये करना होता है। आपको क्या करना है बच्चों, सीधे सीधे, ये तो आ गया सभी को समझ में। भाई मान लीजिए मैं अगला क्वेश्चन दे रहा हूँ बेटा ना, मैं आपसे बोल रहा हूँ कि 2SO2 प्लस O2 गिव्स क्या बच्चों? 2SO3, ठीक है ना। और मैं आपसे बोल रहा हूँ यदि SO3 के निर्माण की दर 160 ग्राम प्रति मिनट है तो ऑक्सीजन के निर्माण की दर ग्राम प्रति मिनट में बताओ। मैंने आपसे बोला है ऑक्सीजन के निर्माण की दर, मतलब विलुप्त होने की दर ग्राम प्रति मिनट में बताओ। तो अब बच्चों जो मैंने आपको शिक्षा दी है ना, वो अगला क्वेश्चन है। अब देखो, पहले तो समय को देख लिया करो, समय तो दोनों तरफ एक जैसा ही, झंझट खत्म। तो अब आपको सीधे संबंध क्या लिखोगे बेटा? RO2 इक्वल्स टू 1/2 ऑफ RSO3। तो RO2 इज 1/2 ऑफ क्या बच्चों? RSO3। अब नटशेल में सुन लो क्या करना है बेटा, जिसका भार दिया है उसका अणु भार से भाग दे दो। आप देख लो, मैंने यही तो करा था, है ना। मैंने 17 से भाग दिया है और फाइनली मैंने हाइड्रोजन का जो अणु भार है 2, उससे गुणा कर दिया है। तो अब इतनी सी शिक्षा याद रख लो बेटा, उसके अणु भार से भाग दे दो और जिसका पूछा है उसके अणु भार से गुणा कर दो। जिसका दिया है उसके अणु भार से भाग दे दो बेटा, बस इतना सा एक लाइन याद रख लो और सामने वाले के अणु भार से गुणा कर दो। तो ये हो गया 2 कैंसल, हमारा उत्तर हो जाएगा 32 ग्राम प्रति मिनट। हमारा उत्तर हो गया बेटा 32 ग्राम प्रति मिनट। आई कहानी सभी को समझ में? ये इतना सा बस एक शॉर्टकट याद रखो, ठीक है। चलिए अब एक और लास्ट तरह की वेरिएशन क्या आ सकता है बेटा, वो भी बता दो। 4 तरह के वेरिएशन आ सकते हैं। तो A gives NB, A gives क्या बच्चों? NB, ये आपको दिया है। और अब वो आपसे बोल रहा है कि यदि log ऑफ माइनस ऑफ dA/dt, है ना, यदि log ऑफ माइनस ऑफ dA/dt प्लस 0.48 इक्वल्स टू log ऑफ प्लस dB/dt है, ये संबंध दिया है ना। यदि A गिव्स NB अभिक्रिया के लिए log ऑफ माइनस dA/dt प्लस 0.48 इक्वल्स टू log ऑफ प्लस dB/dt लागू है तो n का मान बताओ। लागू है तो क्या करो बच्चों, आपसे बोल रहा है बेटा n का मान बताओ। ठीक है जी, क्या करना है? कुछ नहीं। आपको बेटा मैंने पहले भी बोला है हर चैप्टर में कि जहाँ जहाँ लॉग की ज़रूरत होगी मैं बताते चलता हूँ, है ना। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पूरे लॉग की ज़रूरत है, ठीक है ना। आयनिक साम्य में लॉग की ज़रूरत है, थर्मो में लॉग की ज़रूरत है बच्चों। अब काइनेटिक्स में भी आपको लॉग की ज़रूरत पड़ेगी, तो मैं पहले भी बता चुका हूँ, एक आखिरी बार मैं बता दे रहा हूँ। लॉग 2.3 होता है, क्योंकि लॉग आते हैं बेटा लॉग की तरीके से सोचना है। लॉग 3.48 होता है, लॉग 5.7 होता है, लॉग 7.85 होता है, ठीक है जी। ये मैं पहले भी आपको कई बार बता चुका हूँ, फिर से बता दे रहा हूँ। तो आपको इस 0.48 को क्या कर देना है बेटा, पहले तो log 3 लिख लेना है। फिर log की प्रॉपर्टी लगा तो log a प्लस log b इज log ab, तो इट इज log ऑफ माइनस dA/dt इंटू 3 इक्वल्स टू log ऑफ प्लस dB/dt। और अब क्या करो बच्चों, एंटी लॉग ले लो। तो एंटी लॉग लेते ही ये कहानी खत्म। आपके लिए आ गया क्या बच्चों, माइनस ऑफ dA/dt इज 1/3 ऑफ लॉग, सॉरी लॉग तो हट गया है, प्लस dB/dt। और ये होते ही बच्चों हमें पता पड़ गया कि n का मान कितना है 3। तो ये फिक्स पैटर्न के क्वेश्चन है बेटा। लॉग देकर परेशान कर सकता है, मास देकर परेशान कर सकता है, और यूजुअल क्वेश्चन तो ही सांद्रता देकर आपको परेशान कर सकता है ना। और सांद्रता देने वाले क्वेश्चन में बेटा थोड़ा बहुत वो प्रयोग आपसे मोल कॉन्सेप्ट का भी करवा सकता है ना। मोल कॉन्सेप्ट का प्रयोग मतलब अभी मैंने डायरेक्ट आपको, है ना, अभी मैंने आपको डायरेक्ट जो सांद्रता दी थी बेटा, एक क्वेश्चन में ए की दे दी, एक में बी की। वो हो सकता है बेटा प्रारंभिक सांद्रता ए की दे, मतलब इनिशियल मोल्स जो वो ए के दे दे कि ए के प्रारंभिक मोल इतने हैं, मान लो 5 है, और 10 सेकंड के बाद कुल मोल, 10 सेकंड के बाद कुल मोल इतने हैं। तो ऐसा भी कर सकता है बच्चों, ठीक है जी। तो वो फिर मोल कॉन्सेप्ट लगेगा, जो आगे हम अभी और भी क्वेश्चंस करेंगे। आज के सेशन की मैं आखिरी चीज़ बस आपको बता रहा हूँ बेटा, वो लिख लो बेटा, है ना। अभिक्रिया की दर का सांद्रता तथा दाब
के टर्म्स में संबंध, है ना। अभिक्रिया की दर का दाब तथा सांद्रता के पदों में संबंध, अभिक्रिया की दर का दाब तथा सांद्रता के पदों में संबंध मतलब अब हमें रिलेशन निकालना है बेटा, रिलेशन निकालना है बिटवीन, मान लो कोई अभिक्रिया है A गिव्स क्या बेटा B, मतलब देखो कई बार तो क्या होगा बेटा आपको अभिक्रिया देगा ही नहीं, अब आगे जितने क्वेश्चन आएंगे ना उनमें कॉमनली एक चीज और होगी कि वो आपको अभिक्रिया देगा ही नहीं, वो केवल A गिव्स प्रोडक्ट लिख के छोड़ देगा, A गैस। तो रिलेशन बिटवीन माइनस ऑफ dPA/dt, ठीक है, चूंकि मैंने A मान लिया है, PA का मतलब है A का आंशिक दाब, तथा किसमें एंड किसमें बेटा माइनस ऑफ dCA/dt। अब ये टर्म्स भी खूब ज्यादा इंपॉर्टेंट बेटा इस चैप्टर की, है ना, ठीक है। मैं माइनस ऑफ डी स्क्वायर ब्रैकेट ए भी लिख सकता था, बट मैंने माइनस dCA/dt लिखा है क्योंकि कई क्वेश्चंस में आपको मिल सकता है, ऐसा ना हो तब आप परेशान हो जाए, तो करना कुछ भी नहीं बेटा ना। अगर मैं दाब के पद में इस अभिक्रिया के व्यंजक लिखूंगा तो मैं माइनस ऑफ dPA/dt लिखूंगा, ठीक है। और अगर ये आर इन टर्म्स ऑफ टी, सांद्रता के पद में लिखूंगा बेटा तो माइनस ऑफ dCA/dt लिखूंगा। अब अगर गैस है बेटा तो गैस के लिए PV इक्वल्स टू क्या होता है बेटा nRT, ठीक है। चूंकि गैस A है तो PA बराबर PA इंटू V बराबर NA इंटू RT, तो मैं PA को क्या लिख सकता हूँ बच्चों NA/V इंटू RT, और NA/V को ही मैं क्या लिख सकता हूँ CA/RT। ये संबंध में और वैसे भी अगर आप मेरे सब चैप्टर देखते चल रहे हैं बेटा, कई जगह मैं आपको बता चुका हूँ कि गैसों के लिए हमेशा P बराबर CRT होता है। अब A है तो PA बराबर CART, अगर मैं दोनों साइड्स का, है ना, डिफ्रेंशिएट कर दूं तो माइनस dPA/dt इक्वल्स टू माइनस ऑफ क्या बेटा dCA/dt इंटू RT। ये है क्या आपका इस अभिक्रिया के लिए संबंध, है ना, ये है आपका बेटा इस अभिक्रिया के लिए संबंध। तो इसकी मदद से बेटा अगर हमें कभी अभिक्रिया की दर सांद्रता में दी है और दाब में पूछे, या दाब में दी और सांद्रता में पूछे, तो हम उन दोनों को आपस में क्या कर सकते हैं बेटा बड़ी आसानी से इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट सेशन में बेटा अब हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे, एक आधा में क्वेश्चन इसके ऊपर बताते हुए आपको कहानियों को और आगे बढ़ाऊंगा। तो उम्मीद करता हूँ बेटा आज का छोटा सा शॉर्ट एंड सिंपल सेशन जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इनडायरेक्टली हमने पहला पार्ट अभिक्रिया की दर क्या होती है उसे समझ लिया है, और इसके ऊपर गारंटेड क्वेश्चन आते हैं तो हमसे गड़बड़ न हो जाए बेटा, ध्यान रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन बच्चों, तब तक के लिए बाय बाय।